हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 6 ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर। आई होप आपने पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक ऑलरेडी देख लिया है, फिर आप पार्ट 6 में आए हो। पार्ट 6 में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 12, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है, बट दोनों सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस भी है। तो एक ही पार्ट में मैं ये कवर करना चाहता हूँ कि आपको एक ही साथ एक ही टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए, इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट जहां पे आपको क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आउटफ्लोज दिए हुए रहेंगे। मतलब अब तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे उसके अंदर क्या हो रहा था, आपको इनफ्लो भी दिए हुए रहते थे, आपको आउटफ्लो भी दिए हुए रहते थे, फिर हमसे एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए बोलता था। पर ऐसा क्वेश्चन हम पहली बार देखेंगे जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लो की डिटेल रहेगी और हमें डिसीजन देना रहेगा कि हमें मशीन एक्स लेनी है कि मशीन वाई लेनी है। ठीक है, तो किस बेसिस पे वो डिसीजन दिया जाएगा वो जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो मैं आपको समझाता हूं। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। सो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है ABC लिमिटेड इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन मशीनरी for which it has to make a choice between the two identical machines in terms of capacity X and Y। बोल रहा है एबीसी लिमिटेड को दो मशीन के ऑप्शंस अवेलेबल है, X और Y के। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग डिजाइन्ड डिफरेंटली बोथ मशीन्स डू द सेम जॉब। बोल रहा है दोनों मशीन अलग अलग टाइप्स की है पर सेम जॉब करने के लिए रेडी है ना। मशीन X भी सेम काम कर सकती है और मशीन Y भी सेम काम कर सकती है। Further details regarding both the machines are given below. Particulars machine X और machine Y। Purchase cost of the machine X machine की कॉस्ट है 15 lakhs, Y की कॉस्ट है 10 lakhs। लाइफ X की है 3 years और Y की लाइफ कितनी है 2 years। रनिंग कॉस्ट पर ईयर दिया हुआ है 4 lakhs एंड 6 lakhs। ओके, सो रनिंग कॉस्ट का मतलब हो गया आपको हर साल पर ईयर दिया हुआ है ना, हर साल आप एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान सकते हो आपकी उस मशीन को चलाने के लिए, जैसे सर्विस का खर्चा मान सकते हो या फिर और कोई पार्ट्स वगैरह हर साल खराब हो जाता हो, मतलब एक एक साल में कोई पार्ट चेंज करना ही पड़ता हो उस मशीन का। तो इस तरीके के कुछ एक्सपेंसेस है जो आपकी मशीन की कॉस्ट ही होनी है अल्टीमेटली। तो 15 lakhs 10 lakhs आप स्टार्टिंग में पे करने वाले हो 0th ईयर पर, और उसके बाद में हर साल आप क्या करने वाले हो 4 lakhs एंड 6 lakhs। मतलब इसमें 3 years के लिए आप 4 lakhs पे करने वाले हो और इसमें 2 years के लिए 6 lakhs एंड 6 lakhs पे करने वाले हो, क्योंकि ये पर ईयर दिया हुआ है। ठीक है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 9% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द मशीन विच द कंपनी शुड बाय। आपको बताना है कि आप कंपनी को कौन सी मशीन बाय करनी चाहिए, और नीचे आपको दिया हुआ है द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स एट 9%। ईयर 1 ईयर 2 एंड ईयर 3 में आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में आप में से कोई भी मुझे ये बता सकता है कि इसमें कैश इनफ्लो कैसे निकाले, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको सिर्फ दिख रहा होगा कि मशीन का आउटफ्लो ही दिया हुआ है, हर साल हम उससे कमाने कितने वाले हैं, इनफ्लो कितना होने वाला है वो नहीं बता रखा है। क्योंकि अगर इनफ्लो इस क्वेश्चन में दिया हुआ रहता तो हमारे लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाती। हम एनपीवी कैलकुलेट कर लेते और जिसकी भी एनपीवी पॉजिटिव एंड हाईएस्ट आती उसी को ही हम क्या कर लेते, सेलेक्ट कर लेते। बट सिंस क्वेश्चन में हमें सिर्फ आउटफ्लो दिया हुआ है, सो एनीवन कैन टेल कि आप में से कोई भी ये बता सकता है कि इस क्वेश्चन में हम इनफ्लोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इनफ्लोज कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई ये चीज बताता है तो उसको मेरी तरफ से एक गिव अवे दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर कोई ये चीज बताता है कि हम इनफ्लो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसे मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिव अवे दिया जाएगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पॉज द वीडियो और उसके बाद में सोचिए, और सोचने के बाद में अगर आपको पता चलता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई होप आपने ट्राई किया और मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम इनफ्लो कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। इनफ्लोज कैसे कैलकुलेट करेंगे मशीन, अगर क्वेश्चन हमें कुछ हिंट देता तो कैलकुलेट करते ना। क्वेश्चन ने कोई हिंट ही नहीं दिया है, सिर्फ आउटफ्लो की डिटेल दी है। हमें जो डिसीजन देना है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ आउटफ्लो देना है। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको नोट्स पढ़ाए थे, तो एक बार मैं नोट्स में लेके चलता हूं और मैंने कुछ लास्ट में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे। क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद है?
प्रोजेक्ट विद अनइक्वल लाइव्स, ये वाला कॉन्सेप्ट याद है, प्रोजेक्ट विद अनइक्वल लाइव्स। तो हमारे क्वेश्चन में देखते हैं क्या ये हमारा प्रोजेक्ट भी अनइक्वल लाइव्स वाला है। इसमें 3 इयर्स की लाइफ है और इसमें 2 इयर्स की लाइफ है, मतलब दोनों क्या लाइफ के हिसाब से कंपेरेबल है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि एक 3 साल के लिए काम करेगा, एक 2 साल के लिए काम करेगा, और कंपेरेबल बनाने के लिए दोनों या तो 2-2 साल के लिए काम करे या फिर दोनों 3-3 साल के लिए काम करे, तो जाके कंपेयर कर सकते हैं हम दोनों मशीन्स को। आर यू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम? तो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई होगा? प्रोजेक्ट विद अनइक्वल लाइव्स। और इसमें भी कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा? इक्वलाइज्ड एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया, क्या है, सॉरी, इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया वाला EAC वाला कॉन्सेप्ट आपका जो है यहां पे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, इसमें तो लिखा हुआ है कि कंप्यूट NPV ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद में PVAF से NPV को अगर डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया EAC कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हम यार हमारे पास एनुअल वैल्यूज आ जाएगी, उसको हम कंपेयर कर लेंगे, जिसका भी NPV हाईएस्ट आ जाएगा एनुअली उसको ही हम चूज कर लेंगे। पर बेटा समस्या तो यही है ना क्वेश्चन में कि हम NPV कैलकुलेट करें तो कैसे करें, हमारे पास तो इनफ्लोज की डिटेल ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लोज ही है। तो जितना कर सकते हो उतना तो करते हैं। हम पहले क्या करते हैं, जब भी हमें NPV का क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैलकुलेट करते हैं ना। तो सबसे पहले आउटफ्लो तो दिए हुए है ना, तो आउटफ्लो की तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं एटलीस्ट। तो चलिए आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मशीन X और मशीन Y। सॉल्यूशन मैंने आपके लिए यहाँ पे किया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 0th ईयर पे मेरे आउटफ्लोज क्या होने वाले हैं। मशीन X में 15 lakhs के होने वाले हैं और मशीन Y में कितना होने वाला है, 10 lakhs का। तो यहाँ पे मैंने एक 0th ईयर का कॉलम बनाया, यहाँ पे 15 lakhs मशीन X के लिए मैंने लिख दिया और मशीन Y के लिए मैंने लिख दिया 10 lakhs। ये सिर्फ और सिर्फ आउटफ्लो है बेटा, ठीक है ना, इनफ्लो नहीं है ये, तो इनफ्लो वाली टेबल नहीं है ये, आउटफ्लो ही कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, टेबल इसलिए बनाई गई है क्योंकि यहाँ पर हर साल हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना पड़ रहा है ऑन द मशीन, इसलिए टेबल वाइज करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। तो पहला आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, 0th ईयर पे 15 lakhs एंड 10 lakhs का एक्सपेंस करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ द मशीन का। और उसके बाद में इसने बोला है कि हर साल आपको मशीन X पर 4 lakhs करने पड़ेंगे फॉर 3 ईयर्स। तो मशीन X में 4 lakhs 4 lakhs 4 lakhs लिख दिए 1 2 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, और मशीन Y के लिए क्या बोला है, मशीन Y के लिए बोला है हर साल आपको एवरी ईयर 6 lakhs करने पड़ेंगे 2 सालों के लिए। तो यहां पर मैंने मशीन Y में क्या लिख दिया, 6 lakhs एंड 6 lakh, 3rd ईयर ब्लैंक छोड़ दिया है क्योंकि 2 सालों की ही इसकी लाइफ है। उसके बाद आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है बेटा आउटफ्लो की। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको तीनों साल के दिए हुए हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का एक कॉलम बना लिया। ठीक है, और 0th ईयर पे आपको पता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है, 1 का 2 का और 3 का क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे दिया हुआ है एट 9% रेट पे, और आपकी COC भी 9% है, डिस्काउंटिंग फैक्टर भी 9% है। बस फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे निकल जाएगा, डिस्काउंटेड फैक्टर को आप कैश आउटफ्लो से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो और टोटल कर लो। ठीक है, ऐसे ही Y के कैश फ्लोज को यहां से मल्टीप्लाई कर लो डिस्काउंटिंग फैक्टर से, तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो आएगा और इसका आप क्या कर लो, टोटल कर लो। अब बेटा देख रहे हो यहां पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो ऑफ मशीन X कितना है, 25,12,400। ठीक है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज ऑफ मशीन Y कितना है, 20,55,400। तो यहां पे अगर मुझे डिसीजन मेकिंग करनी हो तो मैं क्या बोलूंगा, मशीन X में ज्यादा आउटफ्लो है और मशीन Y में कम आउटफ्लो है, इसलिए हमें मशीन Y के साथ जाना चाहिए। यही आपका डिसीजन होगा बेटा। पर एक्चुअली अगर देखें तो क्या ये मशीन X और मशीन Y दोनों कंपेरेबल मशीन्स है क्या, आंसर इज नो, क्योंकि एक की लाइफ 3 इयर्स है, एक की लाइफ 2 इयर्स है। और तो हमें क्या आंसर देना पड़ेगा इसका बेटा, अगर कोई हमें ये बता दे कि एनुअली कितना आउटफ्लो होने वाला है हर साल दोनों मशीन के अंदर, फिर हम उनको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और वो चीज कैलकुलेट करने के लिए हम निकालने वाले हैं इक्वलाइज्ड PVCO, मतलब कॉन्सेप्ट आप ये वाला ही यूज कर रहे हो, इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया वाला ही, पर NPV की जगह यहां पे हम इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया में क्या ले रहे हैं,
आउटफ्लोज ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें इनफ्लोज की डिटेल नहीं दी हुई है। तो आंसर देने के लिए ये बेस्ट वे होगा इक्वलाइज्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज निकालने का, कैश आउटफ्लोज निकालने का। तो एक्स की अगर मुझे निकालना है तो ये तो मैंने निकाल ही लिया, डिस्काउंटेड कैश फ्लो यहां ले लूंगा ऊपर के साइड में और डिवाइड कर दूंगा इसको किससे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, एन्युटी फैक्टर से। एन्युटी फैक्टर का मतलब हो गया बेटा इसके 3 साल की लाइफ है ना, तो तीनों का टोटल कर लिया, ठीक है, और उससे हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी लिखी है आपके लिए, डिवाइड कर दिया तो इसका आया 9,92,651। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है बेटा 9,92,651 का, कि एनुअली हमें इस मशीन पर कितना एक्सपेंस करना पड़ेगा, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। ओके, सो और ऐसे ही मशीन वाई का कैलकुलेट कर लेते हैं। मशीन वाई का हमने आउटफ्लो कितना निकाला, प्रेजेंट वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो कितना निकाला, 20,55,400, और इसकी लाइफ कितनी है बेटा 2 ईयर्स की। तो ध्यान रखना, अब जब आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेते हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2 सालों के ही ऐड करने हैं, तीसरा मत ऐड कर देना, सिर्फ 2 को ही ऐड करने हैं, 0.917 एंड 0.842, बिकॉज इसकी लाइफ कितनी है 2 सालों की ही है। तो यहां पे मैंने कैलकुलेशन भी लिखी है, और अगर आप ये करोगे तो इसका आया 11,68,505। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, हर साल मुझे मशीन वाई को चलाने के लिए 11,68,505 रुपीज एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो बेटा जब हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं और हमें डिसीजन मेकिंग करना हो, तो जिस मशीन पर सबसे कम एक्सपेंस एनुअली करना पड़ेगा उसको हम चूज करेंगे ना। ध्यान दे रहे हो, एक्सपेंस में जिसका सबसे कम आएगा उसी को चूज किया जाएगा ना। तो इन दोनों केसेस में इक्वलाइज्ड पीवीसीओ किसका कम आ रहा है बेटा, मशीन एक्स का। तो मशीन एक्स को हम क्या कर लेंगे, चूज कर लेंगे। मशीन एक्स शुड बी सेलेक्टेड एज इक्वलाइज्ड पीवीसीओ इज लेस देन दैट ऑफ मशीन वाई। देखो बेटा डिसीजन मेकिंग आपका कंप्लीटली चेंज हो जाता अगर आप यहीं पर डिसीजन मेकिंग कर लेते, और यहां पे क्यों नहीं कर सकते आपको पता है, क्योंकि लाइफ अनइक्वल है, और जब अनइक्वल लाइफ होती है तो हमें निकालना पड़ेगा इक्वलाइज्ड पीवीसीओ। उसके बेसिस पे हम यहां पे क्या देने वाले हैं, डिसीजन देने वाले हैं। ओके, नीचे मैंने नोट भी लिख दिया आपके लिए यहाँ पे, इन दिस क्वेश्चन देयर इज नो कैश इनफ्लो, वी विल सेलेक्ट दैट मशीन इन विच इक्वलाइज्ड पीवीसीओ इज लेस बिकॉज बोथ द मशीन्स आर हैविंग डिफरेंट लाइफ। तो आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। एक छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन है, बट देखना जरूरी है बेटा, एक बार अगर नहीं किया हुआ होगा तो कैश इनफ्लोज ही निकालते रह जाओगे एग्जाम में, और जो निकलने हैं नहीं, ठीक है। तो इक्वलाइज पीवीसीओ लिख सकते हो आप इस क्वेश्चन के ऊपर, यहाँ पे जहां पे भी आपकी बुक में है वहां पे इक्वलाइज पीवीसीओ का क्वेश्चन लिख सकते हो और इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। इसी से ही मिलता जुलता बेटा एक और क्वेश्चन है, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 12। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 12, जहां पे इस क्वेश्चन में भी आपको इनफ्लोज नहीं दिए हुए हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब उस क्वेश्चन से थोड़ा और ज्यादा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, है ना, बट कॉन्सेप्ट वही है। तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। और बेटा अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर करिए आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं आपका पूरा चैप्टर यहां पे प्रोवाइड कर पाऊं विद ऑल द इलस्ट्रेशंस, कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस, ठीक है। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लग रही है वीडियोस, और बहुत सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी डाल दिए, तो प्लेलिस्ट जाके आप चेक भी कर सकते हो। और अगर आपको ये वाले नोट्स चाहिए और बाकी सारे नोट्स चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो और इन नोट्स को भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, ए एंड कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग वेदर टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन और टू स्पेंड मनी ऑन ओवरहॉलिंग इट। ठीक है, बोल रहा है कि एंड कंपनी के पास सोच रही है एंड कंपनी कि इसको जो इसके पास एग्जिस्टिंग मशीन पड़ी है, तो मैं आपके लिए एक स्टोरी बना दूं, यहाँ पे एक स्टोरी फॉर्म करते हैं। इस ए एंड कंपनी के पास एक एग्जिस्टिंग मशीन है और इसको रिप्लेस कर सकती है या फिर इसको सर्विस करवा सकती है। ओवरहॉलिंग का मतलब हो गया सर्विस करवा सकती है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इस मशीन को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, या फिर सर्विसिंग करवा ले, ओवरहॉलिंग करवा ले। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिप्लेस और दूसरा मैं लिख देता हूँ ओवरहॉलिंग।
ठीक है। सो दो ऑप्शन है ए एंड कंपनी के पास। ए एंड कंपनी करंटली पेज नो टैक्सेस, मतलब टैक्स का कोई बात नहीं करना है इस क्वेश्चन में। द रिप्लेसमेंट मशीन कॉस्ट 90,000 नाउ and requires maintenance of ₹10,000 at the end of every year for 8 years। इसका मतलब सिंपली ये बोल रहा है कि आपको अगर रिप्लेस करवाना है इस मशीन को तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। रिप्लेसमेंट मशीन जो नया वाला मशीन है उसकी कॉस्ट आएगी 90,000 और एवरी ईयर आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा इस पर 10,000 पर एनम आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेंड करना पड़ेगा। कितने सालों के लिए 10,000 पर एनम, फॉर 8 ईयर्स, 8 सालों के लिए आपको ये एक्सपेंसेस पे करना पड़ेगा। ठीक है। एट द एंड ऑफ 8 ईयर्स इट वुड हैव अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ 20,000 एंड वुड बी सोल्ड। बोल रहा है 8 साल जब एंड हो जाएंगे तो इसका कुछ स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। तो वो सैल्वेज वैल्यू कितना है, सैल्वेज वैल्यू है इसका कितना, 20,000। ठीक है, ये 20,000 है। ओके। The existing machine requires increasing amounts of maintenance each year and its salvage value falls each year as follows। बोल रहा है कि एग्जिस्टिंग मशीन जो है ना, एग्जिस्टिंग मशीन, ये तो हो गया इसकी रिप्लेसमेंट की बात। ये तो इसने किसकी बात कर ली, रिप्लेसमेंट की बात कर ली। अब ये बात कर रहा है कि अगर आप एग्जिस्टिंग मशीन को ही क्या करते हो, ओवरहॉलिंग करते हो या फिर सर्विसिंग करते हो, तो इन दैट केस ये बोल रहा है, वापस से पढ़ना ये लाइन, द एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर्स इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस ईच ईयर। मतलब अगर आप रिप्लेसमेंट वाला ऑप्शन छोड़ के आप जाते हो ओवरहॉलिंग वाले ऑप्शन पे, तो बोलता है एग्जिस्टिंग मशीन को क्या करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप एग्जिस्टिंग मशीन पे ही खर्चा कर रहे हो इसका मतलब आप कौन सा ऑप्शन ले रहे हो, ओवरहॉलिंग। और अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो एग्जिस्टिंग मशीन को कहां कर दोगे बेटा, एग्जिस्टिंग मशीन तो आपकी चली जाएगी, उसको थोड़ी चलाओगे फिर, है ना। तो ये जो मेंटेनेंस की बात कर रहा है वो किसके लिए बात कर रहा होगा, ऑब्वियसली ओवरहॉलिंग के लिए बात कर रहा होगा। ठीक है। द एग्जिस्टिंग मशीन रिक्वायर्स इंक्रीजिंग अमाउंट्स ऑफ मेंटेनेंस ईच ईयर एंड इट्स सैल्वेज वैल्यू फॉल्स ईच ईयर एज फॉलोज। तो ये बोलता है अगर आप आज की डेट में एग्जिस्टिंग मशीन को बेचते हो तो इसकी सैल्वेज वैल्यू आएगी 40,000। अगर आप 1 साल बाद बेचते हो तो 1 साल तक आपको आप यूज करने वाले हो उस मशीन को। अगर आप 1 साल के बाद बेचते हो तो 1 साल के लिए आप यूज करने वाले हो उस मशीन को, और आपको पता है अगर यूज करनी है तो उसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी, और उस सर्विसिंग की कॉस्ट कितनी बताई इन्होंने, 10,000 की। ठीक है। 1 साल तक अगर आपको यूज करना है तो आपको 10,000 का एक्सपेंस करना पड़ेगा उस पर, और अगर आप 1 साल के बाद उसको बेचोगे तो उसका स्क्रैप वैल्यू 40,000 नहीं मिलके आपको कितना मिलेगा, 25,000। ठीक है। और उसके बाद में बोलता है अगर आप 2 सालों तक यूज करते हो तो पहले साल में आपको 10,000 का एक्सपेंस करना पड़ेगा और दूसरे साल में आपको 20,000 की सर्विसिंग करानी पड़ेगी, और उसके बाद में 2 सालों बाद इसकी सैल्वेज वैल्यू 25 भी नहीं रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, 15,000। ऐसे ही अगर 3 सालों तक यूज करते हो तो पहले साल में 10,000 का सर्विस करवाना पड़ेगा, दूसरे साल में 20,000 की सर्विसिंग करानी पड़ेगी, तीसरे साल में 30,000 की सर्विसिंग करानी पड़ेगी, और उसके बाद में 3rd ईयर के एंड में इसकी सर्विस वैल्यू कितनी रहेगी, 10,000। और अगर आप 4 सालों तक यूज करना चाहते हो तो बोल रहा है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 का एक्सपेंस ईच ईयर रेस्पेक्टिवली आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद में इसके सर्विस वैल्यू कुछ भी नहीं बचेगी। ठीक है। ये आपको टेबल बता रही है, तो इस टेबल को समझना बहुत जरूरी है बेटा। अभी तक क्वेश्चन ने क्या बोला कि ए एंड कंपनी के पास एक एग्जिस्टिंग मशीन पड़ी हुई है, इस मशीन को या तो ये रिप्लेस कर देंगे या फिर ओवरहॉलिंग या फिर सर्विसिंग करा लेंगे। ठीक है। रिप्लेसमेंट अगर करते हो तो आपकी कॉस्ट आएगी 90,000 की, हर साल आपको 10,000 का एक्सपेंस करना पड़ेगा 8 सालों के लिए उसको मेंटेन करने के लिए, और सैल्वेज वैल्यू एट द एंड कितना बच जाएगा, 20,000 का सैल्वेज वैल्यू बच जाएगा इस नई वाली मशीन का जिससे आप रिप्लेस करोगे। अब बेटा ध्यान देना, अगर आप रिप्लेसमेंट ऑप्शन को चूज करते हो तो ये वाला सैल्वेज वैल्यू जो इसने बताया है, ये वाला सैल्वेज वैल्यू तो आपकी नई वाली मशीन का है जिससे आपने रिप्लेस करा था। आपके पास ये मशीन भी तो पड़ी है, अगर आप रिप्लेस कर देते हो तो इस मशीन को रखोगे थोड़ी, इस मशीन को भी तो निकाल दोगे ना अपनी फैक्ट्री से, मतलब इस मशीन की भी कुछ सैल्वेज वैल्यू मिलेगी ना आपको अगर आज की डेट में आप रिप्लेस करते हो तो,
है ना, 0th ईयर पे कुछ पैसा रिसीव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग मशीन को आप स्क्रैप में बेच दोगे तो वो पैसा कितना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्रैप वैल्यू या फिर सैल्वेज वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। सैल्वेज वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन कितना हो जाएगा बेटा, देखो इसने क्वेश्चन में बोला है टेबल में कि आज की डेट में इसकी सैल्वेज वैल्यू कितनी है, 40,000। इसका मतलब अगर मैं रिप्लेसमेंट ऑप्शन को चूज करता हूं तो मुझे 40,000 का कैश इनफ्लो भी होने वाला है। कितना कैश इनफ्लो होने वाला है बेटा, 40,000 का कैश इनफ्लो होने वाला है एज अ सैल्वेज वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन। ध्यान देना, ये वाली जो सैल्वेज वैल्यू है वो किसकी है, नई वाली मशीन की, जो 8 सालों के बाद मिलने वाली है, ठीक है। और ये वाली जो सैल्वेज वैल्यू है आपकी एग्जिस्टिंग मशीन की है, क्योंकि आज ही आप उसको बेच दोगे अगर आप रिप्लेसमेंट ऑप्शन को चूज करते हो। बट अगर आप एग्जिस्टिंग मशीन को आज नहीं बेच के 1 साल 2 साल 3 साल और 4 सालों तक ऑपरेट करते हो तो फिर ये एक्सपेंस करने पड़ेंगे सर्विसिंग के लिए, और ये सैल्वेज वैल्यू इसकी हर साल क्या होती जाएगी बेटा, रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। आई होप ये थीम आपको सबको समझ में आ गई होगी अभी तक जो भी हमने क्वेश्चन में किया। क्वेश्चन अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है बेटा, आंसर तो समझ में आ ही जाएगा, बट जब क्वेश्चन ही नहीं समझोगे तो फिर आंसर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए मेरा ये पर्पस रहता है कि क्वेश्चन मैं आपको 2-3 बार अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ है, 15%। डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है। रिक्वायर्ड क्या बोला है, व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन, बोल रहा है कंपनी को कब, व्हेन मतलब कब रिप्लेस करना चाहिए। कब का मतलब हो गया बेटा, आज प्रेजेंट में रिप्लेस कर दे, या फिर फर्स्ट ईयर में रिप्लेस करे, या फिर सेकंड ईयर में रिप्लेस करे, या फिर थर्ड ईयर में रिप्लेस करे, या फिर फोर्थ ईयर में रिप्लेस करे, ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है कि आज रिप्लेस कर दे, या 1 साल बाद करें, या 2 साल बाद करें, या 3 साल बाद करें, या 4 साल बाद रिप्लेस करें, ठीक है। और नीचे आपको दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी एट ₹1 पर पीरियड फॉर 8 ईयर्स एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%। 15% का कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। इसका PVAF दिया हुआ है एक तो 8 सालों का, और प्रेजेंट वैल्यू इसका 15% पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड आफ्टर 8 ईयर्स एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 15%। ये तो हम यूज कर लेंगे जब प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तब। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे बेटा, देखो ध्यान देना, कहीं भी हमें इनफ्लो की बात करी है इसने, कहीं भी हमसे इसने इनफ्लो की बात करी है, कहीं पे भी नहीं करी। तो बेटा हम भी कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर जब इनफ्लो की बात ही नहीं करी है तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने आपको इसका सॉल्यूशन करके दिया है, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है बेटा। अगर आपके पास ये नोट्स है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। बस आपको एक बार वीडियो देख के समझना है, फिर तो आपके पास पूरे नोट्स अवेलेबल है ही। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए यहाँ पे किया हुआ है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आपको पता है अगर मेरे पास इनफ्लो की डिटेल नहीं होती तो मुझे क्या निकालना पड़ता है बेटा, इक्वलाइज्ड आउटफ्लो निकालना पड़ता है। इक्वलाइज्ड आउटफ्लो अभी अभी क्वेश्चन नंबर 6 में हम निकाल के आए हैं वो चीज़, ठीक है। तो इक्वलाइज्ड आउटफ्लो निकालते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है बेटा, पहला ऑप्शन है हमारे पास क्या, रिप्लेस कर दे। तो सबसे पहले रिप्लेस वाले को स्टडी करते हैं। मतलब क्वेश्चन ने हमें ये तो बोल ही दिया ना कि हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। क्या बोला है, व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन। क्वेश्चन ने हमसे ये नहीं पूछा कि हमें इसको सर्विसिंग कराना चाहिए या फिर रिप्लेस करना चाहिए। क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है, रिक्वायर्ड ध्यान से पढ़ना हर एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है कि कंपनी को रिप्लेस ही करना है और कब रिप्लेस करना है वो आप बताओ, है ना। मतलब हमें डिसीजन मेकिंग नहीं चाहिए कि आपको रिप्लेस करना है कि सर्विसिंग करना है। हमें ये बताओ, हमने डिसाइड कर लिया है रिप्लेस करना है, बट कब करें वो आप हमें बता दो। तो ये रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, व्हेन शुड द कंपनी रिप्लेस द मशीन। तो सबसे पहले जो रिप्लेसमेंट ऑप्शन है उसका ये तो देख लेते हैं कि हर साल के लिए आउटफ्लो कितने होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है इनफ्लो की डिटेल हमारे पास है नहीं, तो आउटफ्लो ही दिए हुए हैं। तो आउटफ्लो अगर दिए हुए होते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने देखा कि हम क्या कर लेते हैं बेटा, आउटफ्लो अगर दिए हुए रहते हैं तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके इक्विवेलेंट PVCO निकालते हैं। तो यही करते हैं। न्यू मशीन का आउटफ्लो क्या क्या है बेटा, देखो सबसे पहले अगर हम न्यू मशीन बाय करते हैं तो हमारे 90,000 रुपीज़ की कॉस्ट आएगी। उसके बाद में हर साल 10,000 8 ईयर्स के लिए हमें पे करना रहेगा, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे,
ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 90,000 लिखा, और हर साल अगर 10,000 पे करना है तो आपको पता है एन्युटी फैक्टर, हर साल यूनिफॉर्म कैश फ्लोज है ना, तो हम एन्युटी फैक्टर से ही डायरेक्टली इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 सालों का एन्युटी फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एट 15% रेट विच इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4.4873। इससे आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी आपके पास किसकी, एनुअल रिपेयर्स की प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दोगे, ये तो हो गए आपके आउटफ्लो। बट बेटा आपको पता है अगर आप नई वाली मशीन लेते हो, अगर आप नई वाली मशीन लेते हो तो क्या होगा, नई वाली मशीन लोगे तो एट द एंड ऑफ 8th ईयर आपको क्या मिलने वाला है बेटा, एक सेल्वेज वैल्यू भी मिलने वाली है क्या, 20,000 की। एट द एंड ऑफ 8th ईयर आपको 20,000 की एक सैल्वेज वैल्यू भी तो मिलने वाली है, और 20,000 की सैल्वेज वैल्यू मिलने वाली है तो वो तो इनफ्लो हुआ एक तरीके से, तो वो इस आउटफ्लो में से क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस करना पड़ेगा बेटा। अब ध्यान देना, ये जो 20,000 मिलने वाला है वो 8वें साल के लास्ट में मिलने वाला है ना, 8वें साल के एंड में मिलने वाला है ना, तो मुझे 8वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चाहिए, तो वो भी मुझे क्वेश्चन ने नीचे दिया हुआ है 0.3269। तो इससे मैं डायरेक्टली इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो वाली में से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो क्या आ जाएगी, 128,335। और अगर 128,335 आ गया तो इसका मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, इक्विवेलेंट पीवीसीओ। क्या कैलकुलेट कर लूंगा, इक्विवेलेंट पीवीसीओ। और आपको पता है ये कैसे कैलकुलेट होता है, इसको डिवाइड करना है मुझे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से, जो कि मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 4.4873 का यहाँ पर, ठीक है। और एक बार जब मैंने इक्विवेलेंट पीवीसीओ निकाल लिया, अब क्वेश्चन करना मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा बेटा, देख लो, ठीक है। समझे आपने क्वेश्चन में पीवीसी इक्विवेलेंट पीवीसीओ क्यों निकाला, सबसे पहले तो ये बात क्वेश्चन में इसलिए निकाला क्योंकि हमें इनफ्लो की डिटेल नहीं दी हुई। दूसरा, क्वेश्चन में हमें रिप्लेस करना है कि सर्विसिंग करना है ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि हम रिप्लेस ही करना चाहते हैं, तो आप हमें ये बता दो आज रिप्लेस करें कि 4 साल बाद या कि 3 साल बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद रिप्लेस करें, सिर्फ ये आंसर हमें दे दो। तो इसके लिए रिप्लेसमेंट ऑप्शन को स्टडी करना जरूरी है, इसलिए हमने रिप्लेसमेंट ऑप्शन के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज निकाला, ठीक है। इसमें कैच पॉइंट ये था कि सैल्वेज वैल्यू का ध्यान रखना, बाकी तो सब हमने क्वेश्चन नंबर 6 में करा ही था, ठीक है। अब आपके पास अलग अलग ऑप्शंस क्या है बेटा, अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अलग अलग सिचुएशंस है, तो मैं एक टेबल बना लेता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग ओल्ड मशीन इन ईच ऑफ द 4 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपकी टेबल है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है बेटा, या तो आप आज की डेट में ही क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, 0th ईयर पे ही आप क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, ये आपके पास पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1 साल बाद करो, तीसरा ऑप्शन है 2 साल बाद करो, चौथा ऑप्शन है 3 साल बाद करो, और पांचवा ऑप्शन है 4 साल बाद करो। तो ये कॉलम्स भी मैं यहाँ पे बना लूंगा, रिप्लेस इन ईयर 1 एंड रिप्लेस इन ईयर 2 एंड रिप्लेस इन ईयर 3 एंड रिप्लेस इन ईयर 4 एंड, ठीक है। तो ये पूरी टेबल आप, आई होप आपको समझ में आ गई होगी क्या क्या सिचुएशंस है। अब चलो सबसे पहले स्टडी करते हैं कि अगर हम आज की डेट में रिप्लेस करते हैं तो हमारे साथ क्या क्या होगा। बेटा अगर हम आज की डेट में रिप्लेस करते हैं, एक कॉलम हमने क्या बना लिया, ईयर का बना लिया, एक हमने कैश फ्लो का बना लिया, एक डिस्काउंटिंग फैक्टर का बना लिया, और एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो का कॉलम बना लिया, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब देखो अगर हम आज की डेट में ही रिप्लेस कर देते हैं तो क्या होगा, अगर हम आज की डेट में रिप्लेस करेंगे तो हमें ये एनुअल कॉस्ट आ गई हमारे पास, है ना, ये इस मशीन की, नई वाली मशीन की एनुअल कॉस्ट आ गई। तो अगर हम 0th ईयर पे रिप्लेस करेंगे तो ये एनुअल आउटफ्लो को हमें कंसीडर करना है ना बेटा। आपको पता है एक बार अगर हमने कैलकुलेट कर लिया एनुअल आउटफ्लो या इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, तो उसी के बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आज की डेट में मेरा कितना आउटफ्लो होगा, 28,600 नई वाली मशीन को खरीदने के लिए। तो माइनस में मैंने 28,600 0th ईयर पे मेरा आउटफ्लो होने वाला है, और आपको पता है 0th ईयर की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती है, फैक्टर कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है अगर मैं रिप्लेस कर देता हूं तो मेरी एग्जिस्टिंग मशीन भी क्या करनी पड़ेगी, मुझे बेचनी पड़ेगी, और जब मैं उसको बेचूंगा तो उसकी सैल्वेज वैल्यू मुझे रिसीव होगी कितना बेटा, 40,000 का। तो इनफ्लो कितना है, अगर मैं आज की डेट में रिप्लेस करता हूं तो 40,000 का तो इनफ्लो है,
ये 40,000 मेरा इनफ्लो है और 28,600 का आउटफ्लो है। ये 40,000 भी 0th ईयर पे ही मुझे मिलने वाला है, तो दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्टर 1 ही है। तो डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 40,000 ही आना है, 28,600 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम अमाउंट आना है, और इसका मैंने क्या कर लिया, नेट कैश फ्लो निकाल लिया बेटा। क्या निकाल लिया, नेट डिस्काउंटेड कैश फ्लो। कितना आया, 11,400। मतलब आज की डेट में अगर हम इस मशीन को रिप्लेस कर देते हैं तो हमें 11,400 रुपए का फायदा होने वाला है, क्योंकि जाने वाला है 28,600 और आने वाला है कितना, 40,000। ये पहला सिचुएशन सबको समझ में आया क्या? ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरी सिचुएशन की बात करते हैं, रिप्लेस इन ईयर 1 एंड। अगर आप फर्स्ट ईयर के एंड में रिप्लेस करते हो तो ध्यान देना बेटा, अगर आप फर्स्ट ईयर के एंड में रिप्लेस करते हो तो आपको पता है ये तो मेरा एनुअल आउटफ्लो मैंने निकाला है ना, तो पहले साल में आपका ये 28,600 तो लगना ही लगना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिख दिया मैंने क्योंकि फर्स्ट ईयर के एंड में होने वाला है 28,600। ठीक है, 28,600। अब आपको पता है अगर मुझे एग्जिस्टिंग मशीन को अगर मैं 1 साल बाद रिप्लेस कर रहा हूं तो 1 साल तक तो मुझे मशीन चलानी पड़ेगी ना एग्जिस्टिंग वाली, और एग्जिस्टिंग वाली मशीन को 1 साल चलाने की कॉस्ट कितनी है, 10,000 रुपए की। तो 10,000 रुपए का ये भी तो आउटफ्लो होगा मेरा 10,000 का, तो इसको भी नेगेटिव में लिख दिया, फर्स्ट ईयर में 10,000 का आउटफ्लो। इसके अलावा बेटा जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो मैं मशीन को रिप्लेस कर दूंगा, और रिप्लेस कर दूंगा तो जो पुरानी वाली मशीन है उसको बेचूंगा ना, उसका कुछ सैलवेज मिलेगा मुझे। वो सैलवेज कितना मिलेगा बेटा, 25,000 का। तो वो 25,000 मैंने यहाँ पे प्लस में लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट ईयर के एंड में 25,000 मुझे मिलने वाला है। 10,000 की सर्विस करानी पड़ेगी पहले साल में एग्जिस्टिंग मशीन को चलाने के लिए, और उसके बाद में जब रिप्लेस करूंगा तो मुझे एक्सपेंस करना पड़ेगा 28,600 का। अब इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे बेटा। 15% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है और इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, क्या नहीं, तो हमें ही निकालना पड़ेगा बेटा। कैसे निकाल लोगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 अगर करोगे तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर को कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करना और नेट कैश फ्लो निकाल लोगे तो 11,832 नेगेटिव में आए। इसका मतलब अगर मैं 1 साल बाद रिप्लेस करता हूं तो 11,832 रुपए मेरे जेब से जाने वाले हैं, क्योंकि इनफ्लो आने वाला है 21,750 का और जाने वाले हैं 8,700 और 24,882। तो अल्टीमेटली मेरे पास 11,832 एक्स्ट्रा जाने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिप्लेस इन ईयर 2। यहां पे ध्यान देना, आगे वाले में थोड़ा ध्यान देना बेटा। यहां तक तो इजी सा था, इमीडिएटली रिप्लेस कर दो या ईयर 1 के एंड में रिप्लेस कर दो। थोड़ा सा ट्विस्ट यहां पे आएगा। अगर आप ईयर 2 में रिप्लेस करोगे तो सेकेंड ईयर में 28,600 तो मेरा जाने ही वाला है। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपको पता है जब मैं सेकेंड ईयर की बात कर रहा हूं तो मुझे 2 सालों तक मशीन को ऑपरेट करना पड़ेगा। जब आप एग्जिस्टिंग मशीन को 2 सालों के बाद रिप्लेस करने वाले हो, है ना, तो 2 सालों तक तो ऑपरेट करोगे उस मशीन को, और 2 सालों तक ऑपरेट करोगे तो पहले साल में मुझे 10,000 का खर्चा करना पड़ेगा और दूसरे साल में मुझे 20,000 का एक्सपेंस करना पड़ेगा फॉर सर्विसिंग। तो बेटा अब ध्यान देना, अब मुझे 2 खर्चे लिखूंगा मैं यहां पे, सिर्फ 20,000 नहीं लिखूंगा, ये 10,000 भी तो करना पड़ेगा बेटा। समझ रहे हो, अगर मुझे 2 सालों तक मशीन चलानी है तो पहले साल में 10,000 का खर्चा करूंगा तभी तो वो मशीन मेंटेन्ड रहेगी। डायरेक्टली 20,000 का खर्चा थोड़ी ले लूंगा यहाँ पे सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में भी तो करना पड़ेगा ना कुछ खर्चा, तो ये 10,000 भी तो एक्सपेंस करना पड़ेगा इस ऑप्शन में मुझे। तो यहाँ पे मैं कैश फ्लोज में क्या लिखूंगा, फर्स्ट ईयर में मुझे करना पड़ेगा 10,000 का एक्सपेंस और सेकंड ईयर में मुझे करना पड़ेगा 20,000 का एक्सपेंस फॉर सर्विसिंग। इसके अलावा सेकंड ईयर के एंड में एग्जिस्टिंग मशीन को मैं बेचूंगा तो मुझे 15,000 क्या होने वाला है, रिसीव होने वाला है। तो ये 15,000 मैंने यहाँ सेकंड ईयर पे यहाँ पे लिख दिया। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो बेटा। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखते टाइम भी ध्यान देना, इन ईयर्स पे ध्यान देना बेटा। सेकंड ईयर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करो और एक और बार 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करो, इक्वल टू प्रेस करो और एक और बार इक्वल टू प्रेस कर दो तो ये सेकंड ईयर का फैक्टर आ जाएगा। पर इसके 10,000 के सामने आपको क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का फैक्टर ही लिखना पड़ेगा जो हमने ऊपर लिखा था
क्यों फर्स्ट ईयर का लिखना पड़ेगा बेटा? क्योंकि ये 10,000 जो है वो आप फर्स्ट ईयर में स्पेंड कर रहे हो, ना कि सेकंड ईयर में। इसका मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 साल पहले की ही निकालनी है, ना कि 2 साल पहले की। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, यहां पे आप गलती कर सकते हो तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क कर ही लो। ठीक है, फिर आपने मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, तो आपका नेट कैश फ्लो आया 34,101.6 विच इज नेगेटिव। और अगर नेगेटिव है इसका मतलब आपकी जेब से जाने वाले हैं। तो इसका इंटरप्रिटेशन हो गया, अगर आप 2 सालों के बाद इस मशीन को रिप्लेस करने वाले हैं तो आपको 34,101.6 आपकी जेब से चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि इनफ्लो तो सिर्फ 11,000 है और आउटफ्लो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ईयर 3 में आ जाता हूं तो 28,600 तो आना ही आना है बेटा थर्ड ईयर में। ठीक है, इसके अलावा 3 सालों तक चलाने के लिए 10,000 20,000 भी एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो 10,000 फर्स्ट ईयर में आएगा। ठीक है, 10,000 के सामने फर्स्ट ईयर और 20,000 के सामने सेकंड ईयर। इसके अलावा थर्ड ईयर में भी मुझे क्या करना पड़ रहा है, थर्ड ईयर में भी मुझे 30,000 क्या करने पड़ते हैं, एक्सपेंस करना पड़ता है। तो 30,000 में मैंने थर्ड ईयर के सामने लिख दिया। और फिर थर्ड ईयर के एंड में जब मैं एग्जिस्टिंग मशीन को बेचूंगा तो कितना रिसीव होगा बेटा, 10,000। तो 10,000 का इनफ्लो मैंने यहाँ पे लिख दिया, थर्ड ईयर लिख के। अब जहां पे थर्ड ईयर लिखे हुए हैं वहां पे थर्ड ईयर का फैक्टर लेना। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में फर्स्ट ईयर का फैक्टर लेना और सेकंड ईयर में सेकंड ईयर का फैक्टर लेना और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास आ जाएगी नेट कैश आउटफ्लो। कितना आया, 55,798.8 का नेगेटिव। इसका मतलब इतना एक्स्ट्रा रुपीज आपके लगने वाले हैं क्योंकि इनफ्लोज कम है और आउटफ्लोज ज्यादा है ना। ध्यान देना बेटा, ये 10,000 की सिर्फ 1 साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इसलिए 1 साल का फैक्टर ले रहे हैं, क्योंकि ये 1 साल के एंड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, मतलब एक्सपेंस कर रहे हैं ना। तो 2 साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी निकालोगे आप, 3 साल पहले की प्रेजेंट वैल्यू थोड़ी निकालोगे आप, इसलिए इसका फैक्टर भी कौन सा आएगा, 1 साल वाले ही। ऐसे ही ये 2 साल वाले के लिए। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट ऑप्शन में, जहां पर हम रिप्लेस कर रहे हैं 4 सालों के बाद। अगर हम 4 सालों के बाद रिप्लेस करेंगे तो आपको पता है ये 28,600 तो लगना ही लगना है, क्योंकि ये तो नई मशीन की कॉस्ट है ही हमारी जब भी हम रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा 4 सालों तक चलाने के लिए 10,000 20,000 30,000 और 40,000 हर साल आपको क्या करने पड़ेंगे, एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो नंबर से लिख दो, 10,000 यहाँ पे फर्स्ट ईयर में लिख दो, सेकंड ईयर में 20,000 का आउटफ्लो, थर्ड ईयर में 30,000 का आउटफ्लो और फोर्थ ईयर में 40,000 का आउटफ्लो। ये आपने लिख दिया। इसके अलावा क्या कुछ सैल्वेज वैल्यू मिलने वाली है? सैल्वेज वैल्यू कितना है बेटा, 0 है। अगर सैल्वेज वैल्यू 0 है तो बेटा इनफ्लो कुछ भी नहीं है। इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, फर्स्ट ईयर के सामने फर्स्ट ईयर का फैक्टर, सेकंड के सामने सेकंड का, थर्ड ईयर के सामने थर्ड ईयर का फैक्टर, फोर्थ ईयर में फोर्थ ईयर का फैक्टर, ये भी फोर्थ ईयर में ही है तो इसमें भी फोर्थ ईयर का फैक्टर मल्टीप्लाई कर लोगे। नेगेटिव में आया 82,799। इसका मतलब अगर आप फोर्थ ईयर के एंड में रिप्लेस करोगे तो आपकी जेब से कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे आपको, अराउंड 83,000। तो बेटा इन चीजों का आई होप ये टेबल तो आपको समझ में आ गई होगी। अलग अलग ऑप्शन हमने जितने भी अवेलेबल थे सब स्टडी कर लिए। अब आप मुझे बताओ कब आप रिप्लेस करना चाहोगे बेटा, जब मेरी जेब में कुछ पैसा आ रहा होगा जाने की बजाय, है ना, या फिर मेरा पैसा सबसे कम जिस सिनेरियो में जा रहा होगा उसको मैं चूज करूंगा। तो इस कंडीशन में आपको पता है यहां पर तो मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं बाकी के 4 ऑप्शन में, पर जब मैं आज की डेट में ही इसको रिप्लेस कर देता हूं तो मेरी जेब में कुछ पैसे जाने की बजाय क्या हो रहा है, आ रहा है। इसका मतलब 11,400 इज द बेस्ट ऑप्शन। इसका मतलब मुझे इस मशीन को रिप्लेस करना चाहिए इमीडिएटली। सो लिख दूंगा लास्ट में, इफ कंपनी इज विलिंग टू रिप्लेस द मशीन देन इट शुड रिप्लेस इमीडिएटली एज कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द ओल्ड मशीन विद द न्यू मशीन इज लोवेस्ट। ठीक है, तो ये आपने कर लिया है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इंपॉर्टेंट जरूर मार्क करना बेटा, बहुत ही अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो मैंने इस वीडियो में आपके 2 सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करवाए। 6th क्वेश्चन सिर्फ एक आप ये मान सकते हो बेटा था, 12th क्वेश्चन उसका बाप था। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो आप। और दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट पे थे जिसमें हमें इक्वलाइज्ड पीवी-सीओ निकालना पड़ा, जहां पे हमें कैश इनफ्लोज की डिटेल नहीं दी हुई होती है और उसके बेसिस पे फिर हम स्टडी करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करने वाले हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट में, आने वाले पार्ट्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसी लगी है।
उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है बेटा। जो भी आपके फीडबैक रहेंगे आई विल रीड दैट, ठीक है, और आपको रिप्लाई भी करूंगा। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को नोटिफिकेशन को हिट कर दे ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। एक बार प्लेलिस्ट जाके ज़रूर चेक करना, और भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं इसी तरीके से। सो मैं लेके आता हूँ आपके लिए नेक्स्ट पार्ट जहाँ पे हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।